हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स फॉर केमिस्ट्री। तो आज हम क्विक रिवीजन सीरीज की तीसरी कड़ी में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम अल्कोहल फिनॉल ईथर को देखने वाले हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी एनसीईआरटी कमांड करें, ताकि नीट में जो 45 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के, उनमें से 35 प्लस 40 क्वेश्चन टच हो सके, ताकि केमिस्ट्री में ही 150 स्कोर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट। फिनॉल का क्या है? एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज आता है। और ईथर फ्रेग्रेंस देने में यूज आता है। अल्कोहल किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम लोग OH लगा दें उस हाइड्रोजन की जगह, तो वो अल्कोहल बन जाता है, जैसे ROH। उसी तरह फिनॉल किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम OH लगा दें तो वो फिनॉल बन जाता है, जैसे C6H5OH। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR। इसमें एग्जांपल हो सकता है CH3OCH3। एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अगर एक OH ग्रुप अटैच है तो मोनोहाइड्रिक, अगर दो OH ग्रुप अटैच है तो डाईहाइड्रिक, और अगर तीन OH ग्रुप अटैच है तो ट्राईहाइड्रिक। अब मोनोहाइड्रिक का भी फिर आगे क्लासिफिकेशन है कि जिस कार्बन से वो एक OH ग्रुप अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसमें आता है एलाइलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? वो कार्बन सबसे पहले होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और उस कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड होना चाहिए उस पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है? वो कार्बन तो सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए जिससे OH जुटा हुआ है, और उस कार्बन के बगल में जो कार्बन है वो एरोमेटिक रिंग का होना चाहिए। अब कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो OH से ग्रुप है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है? विनाइलिक अल्कोहल होता है कि जो कार्बन अटैच है OH से वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ही साथ वो डबल बॉन्ड होगा उसी कार्बन पे। अब हम लोग का ईथर का फिर क्लासिफिकेशन है। ईथर फिर दो टाइप का होता है, सिंपल या सिमेट्रिकल, या मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। सिंपल को सिमेट्रिकल भी बोलते हैं, मिक्स्ड को अनसिमेट्रिकल भी बोलते हैं। जैसे ROR है तो O के साइड जो दो R है अगर वो दोनों सेम है तो ये हो जाएगा सिंपल, और O के साइड जो दोनों R है, एक R है और एक R डैश है, तो ये हो जाएगा मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? CH3OCH3 या C2H5OC2H5। और मिक्स्ड का एग्जांपल हो जाएगा CH3OC2H5 या C2H5OC6H5। ये हो गया मिक्स्ड का एग्जांपल। नोमेनक्लेचर तो हम लोग सब एक जगह पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले अल्कोहल में COH का बॉन्ड एंगल कितना है? 108.9 डिग्री। फिनॉल में कितना है? PHOH के बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। और ईथर में कितना है? COC के बीच का 111.7 डिग्री। अब अल्कोहल में जो है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। आप देख ही रहे हैं 108.9 डिग्री है। क्यों ये कम होता है? क्योंकि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन पे, उसके रिपल्सन के कारण 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। और फिनॉल के केस में जो है ये ऑक्सीजन और ये कार्बन का जो बॉन्ड है ये थोड़ा छोटा हो जाता है अल्कोहल के केस से। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। एक बात तो ये है, और दूसरा बात ये है कि इसका जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि अल्कोहल का कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। अब उसके बाद हमारा आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं? तो पहला मेथड है इसमें एल्कीन से हम लोग बना सकते हैं। एल्कीन में भी अब दो मेथड है, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन और दूसरा है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एल्कीन पे हम लोग वाटर के प्रेजेंस में जैसे ही H प्लस एक्ट करते हैं एल्कीन टूट जाता है, और उसके एक कार्बन पे H जुड़ जाता है और एक कार्बन पे OH जुड़ जाता है, और ये फॉलो करता है MR रूल को। तो इसमें तीन मैकेनिज्म से होता है। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन होगा सबसे पहले और कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। सेकेंड स्टेप में होगा उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, और थर्ड स्टेप में होता है डीप्रोटोनेशन, जिसके कारण अल्कोहल बन जाता है। तो अल्कीन का फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड इसमें बाय हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन, डाइबोरेन BH3 होल ट्वाइस। कोई भी एल्कीन है इस पे लिए हम लोग BH3 होल ट्वाइस। तो सबसे पहले H एक साइड जुटेगा और BH2 एक साइड जुटेगा, फिर उस पे हम लोग लेंगे CH3 CH CS डबल बॉन्ड CS2, उस पे भी एक तरफ H जुटेगा और एक तरफ B जुटेगा, BH जुट जाएगा। फिर हम लोग थर्ड टाइम लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CS2, उस पे एक साइड B जुटेगा और एक तरफ H जुटेगा। तो ये जो H और BH2 जुट रहा है ये एंटी मार्कोनिक्स रूल्स को फॉलो करता है, मतलब MR रूल के अपोजिट अटैचमेंट होगा इसमें। अब हमारा सेकेंड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड से भी हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका फर्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन किसी का भी अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। अगर एल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और कीटोन का अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन में इसमें कुछ फाइनली डिवाइडेड मेटल यूज होता है कैटलिस्ट के तौर पे, जैसे प्लेटिनियम हो गया, पैलेडियम हो गया या निकेल हो गया। या एल्डिहाइड और कीटोन को भी हम लोग NaBH4 या एल्युमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiLH4 के प्रेजेंस में भी बना सकते हैं। सेकेंड क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दें या ईथर का रिडक्शन करा दें तो भी अल्कोहल बन जाता है। इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराने में हम लोग लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या LiLH4 या H2O, लेकिन LiLH4 जो है बहुत ही महंगा रिएजेंट है, जिसके कारण इसको कुछ ही केमिकल्स बनाने में यूज किया जाता है। तो ये सब हो गया कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, तो R-OH लिए तो RCOO बन गया। फिर H2 यहाँ कैटलिस्ट के तौर H2 और कैटलिस्ट यूज हुआ तो RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। और थर्ड है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जब प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को RMgX से रिएक्ट करते हैं तो मिथेनॉल बनता है, और सेकेंडरी अल्कोहल को अगर रिएक्ट करवाते हैं RMgX से वाटर के प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड बनता है, और टर्शियरी अल्कोहल को अगर हम लोग RMgX से रिएक्ट करवाएंगे तो कीटोन बनता है। ये हम लोग को याद रखना है। अब जैसे C डबल बॉन्ड O है और C का 2 अभी ब्लैंक है, और RMgX, R पे डेल्टा निगेटिव, Mg पे डेल्टा पॉजिटिव, तो इसका एडक्ट मतलब इसके बीच में जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बीच में जो कुछ देर के लिए बना तो ये है एडक्ट। और एडक्ट पे फिर हम लोग वाटर रिएक्ट करवा देते हैं वाटर के साथ, तो CrOH और C का 2 बॉन्ड अभी खाली है और MgOHX बन जाता है। इसी मैकेनिज्म से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे, तो फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, और फिनॉल जो है बेसिकली जो इंडस्ट्री में बनता है वो सब कोल टार से बनता है। फिनॉल का फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम हेलोएरीन। हेलोएरीन का यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन से। बेंजीन पे क्लोरीन अटैच है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग NaOH के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे तो बनेगा बेंजीन पे O- Na+, और इस पर अगर हम लोग HCl ऐड करा देते हैं तो फिनॉल बन जाता है। ठीक है, अब सेकंड फिनॉल बनाने का प्रोसेस फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन पे हम लोग ओलियम ऐड करते हैं तो बेंजीन पे जुड़ जाता है SO3H, और बेंजीन पे जो SO3H अब जुटा हुआ है इस पर अगर हम लोग NOH और H+ अगर ऐड कर देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। अब थर्ड मेथड फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग कैसे फिनॉल बनाएंगे, तो पहले हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे ये भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो एनिलीन, बेंजीन पे NH2 पे अगर हम लोग NaNO2 प्लस HCl अगर ऐड करते हैं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, और डाइजोनियम सॉल्ट यही है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिनॉल पे N2 प्लस और Cl-, और डाइजोनियम सॉल्ट पे अगर हम लोग वाटर वार्म के साथ रखते हैं तो फिनॉल बन जाता है और N2 गैस प्लस HCl रिलीज भी हो जाता है। नेक्स्ट फ्रॉम क्यूमीन, हम लोग फिनॉल जो है क्यूमीन से भी बना सकते हैं। इनफैक्ट जो भी इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म इंडस्ट्री में बनता है क्यूमीन, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ क्यूमीन बनाना रहता है वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा जहाँ हम लोग को फिनॉल बनाना होता है वहाँ हम लोग क्यूमीन ही यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और क्यूमीन को हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। बेंजीन पे CH और CH3 इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं एयर के प्रेजेंस में। तो
बेंजीन पे जो कार्बन है और उससे जो हाइड्रोजन जस्ट जुड़ा हुआ है उसके बीच में दो ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड पे जैसे ही हम लोग H प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बन जाता है फिनॉल, और एक और कंपाउंड बनता है C डबल बॉन्ड O CH3 तो आप देख ही रहे हैं एक फिनॉल बन गया और एक C डबल बॉन्ड O CH3 जिसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। और ये जो फिनॉल बनता है ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, इसलिए जब भी हमको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है तो हम लोग क्यूमीन से ही फिनॉल बनाते हैं। फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार 2-3 बार नीट में पूछ चुका है कि अगर लार्ज क्वांटिटीज में हम लोग को फिनॉल बनाना हो तो हम लोग किससे बनाते हैं। एक तो ये पूछा है तो हम लोग क्यूमीन से बनाते हैं जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, और एक और क्वेश्चन ये पूछा है कि क्यूमीन से जब हम लोग फिनॉल बनाते हैं तो साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है एसीटोन। नेक्स्ट अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अल्कोहल फिनॉल का। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल और फिनॉल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है वैसे वैसे वान डेर वाल फोर्स बढ़ता है। और बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनॉल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। और बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनॉल का जो होता है अगर उतना ही मोलिकुलर मास का हेलो एल्केन है, हेलो एरीन और ईथर है, तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और फिनॉल का ज़्यादा होता है। क्यों अल्कोहल का ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो कि हाइड्रोकार्बन और ईथर में नहीं होता है। सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अल्काइल या अराइल ग्रुप के, मतलब कि सॉल्युबिलिटी घटेगा जैसे जैसे अल्काइल या अराइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा। क्यों अल्काइल और अराइल ग्रुप जो होता है हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल नेचर अल्कोहल का। अल्कोहल वर्सेटाइल कंपाउंड होता है। वर्सेटाइल कंपाउंड मतलब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह रिएक्ट करता है। ROH है, अगर OH बॉन्ड टूट रहा है तो अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, रिएक्ट करेगा। और अगर RO बॉन्ड मतलब CO बॉन्ड टूट रहा है तो अल्कोहल जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। आप देख भी सकते हो दोनों एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, क्योंकि जब OH बॉन्ड टूटेगा तो RO पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा, तो लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड मतलब OH बॉन्ड टूट रहा है तब, तो RO तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा अल्कोहल। अब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, रिएक्शन विथ मेटल अल्कोहल और फिनॉल दोनों एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि एक्टिव मेटल हो गया सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम, जैसे ROH प्लस Na तो उसका एल्कोक्साइड बना लेता है, तो RONA 2RONA सोडियम एल्कोक्साइड और H2 गैस रिमूव करेगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बनाएगा और H2 गैस रिमूव करेगा। फिनॉल है तो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। इसके साथ फिनॉल जो है NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है, तो फिनॉल प्लस NaOH तो क्या बनाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड मतलब बेंजीन पे ON है और यहाँ पे वाटर रिलीज करता है। अगर सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो H2 रिलीज करता था, लेकिन यहाँ पे अगर NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर रिलीज करेगा। अल्कोहल और फिनॉल दोनों जो होता है एसिडिक होता है नेचर में, और अल्कोहल और फिनॉल ब्रोंस्टेट एसिड की तरह भी काम करता है। क्यों, क्योंकि वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है किसी भी स्ट्रॉन्गर बेस को, जैसे कि नीचे एग्जांपल में दिया हुआ बेस है और एसिड है HOR, तो O पे लोन पेयर है, तो यहाँ से जो H प्लस है वो डोनेट हो जाएगा, तो बेस का कंजुगेट एसिड बन जाएगा BH और OR कंजुगेट बेस बन जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर जो होता है अल्कोहल का वो क्यों होता है, क्योंकि OH बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है, और एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है जैसे कि CH3 हो गया, C2H5 हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण पोलैरिटी OH का घट जाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है इसमें घट जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर किसी से अटैच हो तो वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा प्राइमरी अल्कोहल का, फिर होगा सेकेंडरी अल्कोहल का, फिर होगा टर्शियरी अल्कोहल का, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में एक R ग्रुप अटैच है, सेकेंडरी अल्कोहल में 2 R ग्रुप अटैच है। R ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और टर्शियरी अल्कोहल में 3 R ग्रुप अटैच है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर वैसे वैसे घटेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब हम लोग देखेंगे अल्कोहल फिनॉल और वाटर में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक फिनॉल होता है, फिनॉल से कम एसिडिक वाटर होता है और सबसे कम एसिडिक अल्कोहल होता है इन तीनों में। अब आप जैसे सबसे पहले देख रहे हैं बेस RO माइनस जो है जो एल्कोक्साइड आयन है, और HOH O पे लोन पेयर है जो एसिड का यहाँ काम कर रहा है, तो फॉर्म कर रहा है ROH कंजुगेट एसिड
प्लस OH- हाइड्रोक्साइड आयन इसको कहते हैं, ये कंजुगेट बेस बना रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है, एसिड किसे कहते हैं, जो H+ डोनेट करे, और बेस किसे कहते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे जो एल्कोक्साइड आयन है वो H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो H+ एक्सेप्ट करेगा उसे अच्छा बेस कहेंगे। तो एल्कोक्साइड आयन बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, H+ एक्सेप्टर है हाइड्रोक्साइड आयन से, इसलिए एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस होगा इसलिए एल्कोक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर बेस होगा हाइड्रोक्साइड आयन से। इसीलिए सोडियम इथॉक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब अल्कोहल जो है ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी काम करता है, क्यों? क्योंकि उसके ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो फिनॉल है वो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। यही बताता है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, NaOH के साथ रिएक्ट कर लेता है। अब हम आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल देख रहे हैं। तो पहला ROH आयोनाइजेशन रिवर्सिबल है, RO- प्लस H+। उसके बाद फिनॉल तो फेनॉक्साइड आयन प्लस H+। अब अल्कोहल और फिनॉल के केस में हम लोग देख रहे हैं, अल्कोहल के केस में जो R है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सॉरी, अल्कोहल के केस में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और फिनॉल के केस में जो R ग्रुप है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। OH जिस कार्बन से जुटा हुआ है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाता है ऑक्सीजन पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, पोलैरिटी OH बॉन्ड का बढ़ जाएगा, और ये आयोनाइजेशन फिनॉल का बढ़ा देता है अल्कोहल से। इसलिए स्टेबिलिटी एल्कोक्साइड का ज्यादा होता है। एल्कोक्साइड और फेनोक्साइड का हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे, तो फेनोक्साइड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? सबसे पहली बात तो कि फेनोक्साइड में जो है चार्ज वो डीलोकेलाइज्ड है, बेंजीन पे जितना डबल डबल उसमें रेजोनेंस में आ जाएगा और डीलोकेलाइज्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है फेनोक्साइड में तो चार्ज डीलोकेलाइज्ड है, लेकिन एल्कोक्साइड में कोई चार्ज का डीलोकेलाइजेशन नहीं होता। इनफैक्ट फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल होता है फेनोक्साइड आयन। अब हम लोग का एसिडिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है? तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। तो ऐसा ऐसा कौन कौन सा ग्रुप है? जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, फिनॉल पर अगर हम लोग नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर देंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये ऑर्थो पारा पे मेनली काम करता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप, ये फेनोक्साइड आयन है, उसका जो निगेटिव चार्ज डीलोकेलाइजेशन हो रहा है वह बस ऑर्थो और पारा पे हो रहा है। 1 से 5 तक जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें देखिए, एक फर्स्ट पे तो कोई अभी निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, सेकंड पे निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे, थर्ड पे निगेटिव चार्ज पारा पे, फोर्थ पे निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे। इसलिए नेगेटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन जो होता है फेनोक्साइड आयन में वो ऑर्थो और पारा पे होता है। नेक्स्ट, स्टेरिफिकेशन किसको कहते हैं? अल्कोहल और फिनॉल जब कार्बोक्जिलिक एसिड या एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो ईस्टर बनाता है, इसी को हम लोग स्टेरिफिकेशन कहते हैं। लेकिन जब अल्कोहल और फिनॉल कार्बोक्जिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, और इसमें H2O जो फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है और रिवर्सिबल होता है, इसलिए इसको हम लोग कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में करते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन। और जल्द से जल्द जो वाटर फॉर्म हुआ प्रोडक्ट में उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं ताकि ये रिएक्शन वापस ना हो जाए। और एसिड क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है, लेकिन इसको हम लोग एक बेस के प्रेजेंस में करते हैं, पायरिडीन। क्यों बेस के प्रेजेंस में कर रहे हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट में एसिड HCl बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर सके वो बेस और इक्विलिब्रियम को। और जब इंट्रोडक्शन देखिए, आप अब देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप, अल्कोहल और फिनॉल में जब कोई हम लोग CH3CO ग्रुप को ऐड करेंगे उसी को हम लोग एसिटाइलेशन कहते हैं। और सैलिसाइलिक एसिड का जब एसिटाइलेशन होता है, मतलब सैलिसाइलिक एसिड में जब CH3CO ग्रुप ऐड होता है तो वो एस्पिरिन प्रोड्यूस करता है। सैलिसाइलिक एसिड क्या हुआ, आप नीचे फिगर देखिए, उस पर हम लोग एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बनता है जिसको हम लोग एस्पिरिन भी कहते हैं। अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में जो रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने पे जो रिएक्शन होता है वो हम देखेंगे।
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने पे जो रिएक्शन होता है वो जनरली अल्कोहल में होता है। फिनॉल में इस टाइप का रिएक्शन बस जिंक के साथ होगा। अब हम लोग पहला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड HX। तो ल्यूकस रिएजेंट यहां होता है। ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? HCl प्लस Zn, कंसेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 को हम लोग ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। और 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का ल्यूकस रिएजेंट के साथ अलग अलग बिहेवियर होता है। कैसा बिहेवियर होता है? तो 3 डिग्री अगर अल्कोहल रहेगा और कंसेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 अगर हम लोग लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा और 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा लेट से टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा और प्राइमरी अल्कोहल तो टर्बिडिटी प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। और अल्कोहल को जैसे ही हम लोग HX से रिएक्ट करते हैं तो अल्काइल हलाइड फॉर्म होता है RH प्लस वाटर। रिएक्शन विथ फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड, अल्कोहल को जो हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं फोस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के प्रेजेंस में। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है? वाटर का रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। वाटर रिमूव हुआ तो अगर हम लोग अल्कोहल में से, नीचे देखिए आपका कार्बन कार्बन, एक पे H एक पे OH, तो एक साइड से OH और एक साइड से अगर H रिमूव कर देंगे प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में, जैसे कि कंसेंट्रेटेड H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, और इसमें कैटलिस्ट भी यूज होता है जिंक क्लोराइड या एल्यूमिना, तो एल्कीन फॉर्म करता है और वाटर रिलीज होता है। इथेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विथ कंसेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। नीचे रिएक्शन देख सकते हो, एक तरफ से OH रिमूव हुआ है, एक तरफ से H रिमूव हुआ, तो एल्कीन बना और वाटर रिमूव हुआ। सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्ड कंडीशन। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल आराम से डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब आराम से उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा टर्शियरी का फास्ट होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। टर्शियरी का ही क्यों होता है? क्योंकि डिहाइड्रेशन के केस में कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन जहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सब उसका रेट डिहाइड्रेशन का सबसे ज़्यादा होगा। तो टर्शियरी का कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उस पर 3 R ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज को वो बैलेंस करेगा। तो अब डिहाइड्रेशन में 3 स्टेप होता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, आप देख रहे हैं। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और ये सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस होता है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग अगर प्रोसेस बोलेगा डिहाइड्रेशन में कौन सा होता है तो कार्बोकैटायन का बनना ही रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस होता है, मतलब यही रेट को इफेक्ट करेगा। और थर्ड है और लास्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इथीन। अब हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड। और इस क्लीवेज को हम लोग, और बॉन्ड जो बना ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, इसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जो है एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और बाद में वो ऑक्सीडाइज और आगे होते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा। आप नीचे देख सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन किया तो पहले एल्डिहाइड में हुआ और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया। जबकि बहुत सारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जैसे कि एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल को। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम लोग यूज कर लेंगे तो अल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे जैसे CrO3, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये हम लोग को एल्डिहाइड को सेपरेट करने में यूज आता है। जैसे कि देखिए अब नेक्स्ट वाला जो फिगर है उसमें अल्कोहल को CrO3 के प्रेजेंस में कर रहा है तो एल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है। और प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक है जैसे PCC से, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट से, तो ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और सेकेंडरी अल्कोहल जो है कीटोन में कन्वर्ट होता है क्रोमियम एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में, CrO3। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाता ही नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में KMnO4 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, और रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर लेना होगा, मतलब हाई टेम्परेचर पे CC बॉन्ड टूट तो जाता है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन आइटम का और लेसर नंबर ऑफ मिक्सचर देता है, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा।
लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर्म होगा। जो रिएक्टेंट में जितना कार्बन होगा उससे कम नंबर कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म करेगा टर्शियरी अल्कोहल के केस में। अब हम लोग जब देख रहे हैं कि जब वेपर हम लोग लेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का, कॉपर के ऊपर से हम लोग पास करेंगे 573 केल्विन पे, तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा और एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल के केस में डिहाइड्रेशन नहीं होता है और सीधा अल्कीन बन जाता है। आप सबसे नीचे वाला देखिए 3 फोटो, RCH2OH कॉपर के प्रेजेंस में 5673 केल्विन लिए तो एल्डिहाइड बना। RCH कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन लिए तो कीटोन बना। और CH3CH3CH3OH इस पे कॉपर लिए 573 केल्विन लिए, टर्शियरी अल्कोहल है, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन ना बन के एल्कीन बन गया, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है टर्शियरी अल्कोहल में। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, अब जो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे ये सब सिर्फ फिनॉल ही दिखाता है। इसमें पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। फिनॉल में पे जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है तो वो एरोमेटिक रिंग पे होता है और इसका OH ग्रुप जो है, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जो कि ऑर्थो और पारा पोजीशन पे रिंग को एक्टिवेट कर देता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पारा पे ही क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है ऑर्थो और पारा पे, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण जो OH दिखाता है। इसमें अभी हम सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं, फिनॉल का नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके? नाइट्रेशन फिनॉल को हम लोग जब डाइल्यूट HNO3 कम टेम्परेचर पे रखेंगे तो एक NO2 ग्रुप जुटता है ऑर्थो और पारा पे। तो अगर ऑर्थो पे जुट गया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और पारा पे जुट गया तो पारा नाइट्रोफिनॉल। और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल को हम लोग आराम से सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के प्रेजेंस में। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के केस में जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और पारा नाइट्रोफिनॉल के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ऑर्थो नाइट्रोजन के केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए ये स्टीम वॉलेटाइल होता है। और पारा नाइट्रोफिनॉल कम वॉलेटाइल होगा क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है, जिसके कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएट हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। सेकेंड केस हम लोग देखते हैं, जब हम लोग फिनॉल में कंसनट्रेटेड HNO3 ले लेंगे तो इसके दोनों ऑर्थो और एक पारा पोजीशन पे NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा और फॉर्म करेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। लेकिन आजकल पिक्रिक एसिड एक और तरीके से बनाया जा रहा है, जैसे कि फिनॉल को हम लोग लेते हैं और उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग फिनॉल में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनता है। और फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड में अगर हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाता है, यानी कि पिक्रिक एसिड हमारा बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है? फिनॉल को ब्रोमीन के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है। जैसे कि पहला हम लोग देखते हैं, पहला जब फिनॉल को हम लोग लो पोलरिटी सॉल्वेंट में जैसे CHCl3 या CH2 में लो टेम्परेचर पे जब रिएक्ट करवाते हैं Br2 के साथ, तो ये मोनोब्रोमोफिनॉल देता है। या तो ऑर्थो पे ब्रोमीन जुट जाएगा या पारा पे ब्रोमीन जुट जाएगा। तो पारा वाला जो ब्रोमीन जुटेगा वो मेजर बनता है और ऑर्थो पे जो ब्रोमीन जुटा है वो माइनर बनता है। और ये जनरली एक लेविस एसिड के प्रेजेंस में होता है, जैसे कि FeBr3। लेकिन जब फिनॉल को हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये ऑर्थो और पारा, दोनों ऑर्थो और एक पारा पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है और इस तो क्या फॉर्म होता है? 3,2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन क्या होता है? तो जैसे ही हम लोग फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फेनॉक्साइड आयन बन जाता है, जो कि फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और जब फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव है फेनॉक्साइड आयन, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से दिखा देता है, इवन वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी दिखा देता है, जैसे कि CO2 के साथ। और CO2 के साथ जब हम लोग इसको H+ के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये फॉर्म करता है। और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम लोग सैलिसाइलिक एसिड भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट है राइमर टाइमर रिएक्शन। हम लोग फिनॉल को जैसे ही क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म किसको कहते हैं? एक कार्बन पे अगर 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन जुटा हो तो उसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं।
फिनॉल को अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं एक्वस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो CHO ग्रुप जो है ऑर्थो पे जाके जुड़ जाता है और इसी को हम लोग राइमर टाइमर रिएक्शन कहते हैं। और इसमें एक इंटरमीडिएट भी बीच में फॉर्म होता है जो जिसको हम लोग कहते हैं बेंजल क्लोराइड। जो बीच में इंटरमीडिएट इसको हम लोग कहते हैं बेंजल क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, फिनॉल को हम लोग जिंक डस्ट के साथ जैसे ही रिएक्ट कराते हैं फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और ZNO भी एक प्रोडक्ट बनता है, साइड प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन, फिनॉल को ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं अगर क्रोमियम एसिड के साथ, जैसे कि Na2Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में, तो कंजुगेटेड डाई कीटोन बनता है, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है बेंजोक्यूनोन। ये फिगर देख लीजिएगा, ये इस पर कम ध्यान जाता है लोगों का, बट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल। तो अल्कोहल में कौन कौन सा कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट होता है, उसमें दो है, मिथनॉल एंड इथेनॉल। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मिथनॉल को। मिथनॉल CH3OH, मिथनॉल को हम लोग वुड स्पिरिट भी बोलते हैं और ये मेनली प्रोड्यूस होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। मिथनॉल कैटेलाइटिक आजकल कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि CO के साथ अगर H2 को रिएक्ट करवा देंगे ZNO Cr2O3 के प्रेजेंस में तो मिथनॉल बनता है। और इसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लेंगे, टेम्परेचर 200 से 300 ATM और प्रेशर 573 केल्विन से 673 केल्विन। मिथनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन होता है और मिथनॉल एक हाईली पॉइजनस होता है। इनफैक्ट इंजेक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथनॉल, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथनॉल हम लोग को ब्लाइंडनेस कर सकता है और इवन अगर हम लोग ज़्यादा ले लिए तो हम लोग का डेथ भी हो सकता है। मिथनॉल यूज़ होता है पेंट में, सॉल्वेंट के तौर पे, वार्निशेज में, और फिर मेनली वो फॉर्मल्डिहाइड बनाने में यूज़ होता है। हमारा सेकंड कंपाउंड है इथनॉल। इथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। कॉमर्शियली ऑब्टेन होता है फॉर्मेंटेशन में। ओल्डेस्ट मेथड है शुगर से ऑब्टेन करना। शुगर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मोल्स हो सकता है, शुगर केन हो सकता है, फ्रूट हो सकता है जैसे कि ग्रेप्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग शुगर लेंगे C12H22O11 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन वर्टेज के प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6। तो जैसे ही हम लोग C6H12O6 को जाइमेज के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो मिथनॉल बनता है और CO2 प्रोड्यूस होता है। अगर हम लोग को वाइन बनाना है तो उसमें शुगर और ईस्ट का जो मेन सोर्स होगा वो ग्रेप्स होता है और फर्मेंटेशन हमेशा एनारोबिक कंडीशन में होता है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ एयर में होगा हमेशा फर्मेंटेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है फर्मेंटेशन के समय। और जैसे ही जाइमेज इनिबिटरी, जैसे ही अल्कोहल का 14% बन जाता है, मतलब कि इथेनॉल का जैसे ही 14% बन जाता है, जाइमेज का इनिबिटरी एक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो रोकने लगता है फॉर्मेशन को अल्कोहल के। इथेनॉल एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन होता है और ये बहुत सारा पेंट इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है और बहुत सारा कार्बन कंपाउंड बनाने में भी इथेनॉल का यूज़ होता है। कॉमर्शियल अल्कोहल जो होता है अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए, तो अगर हम इसमें कुछ कॉपर सल्फेट मिला देते हैं जो कि कलर देता है इथेनॉल को, और पायरिडीन मिला देते हैं जो कि फाउल स्मेल देता है, फाउल स्मेल लिक्विड है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। आजकल ज़्यादा क्वांटिटीज़ में जो इथेनॉल बन रहा है वो हाइड्रेशन ऑफ इथीन से बन रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर। तो इसमें फर्स्ट हम लोग का स्टार्ट हो रहा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका फर्स्ट मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को जब हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं तो या तो एल्कीन बनता है या ईथर बनता है अलग अलग कंडीशन में। तो अल्कोहल को जब हम लोग प्रोटिक एसिड के साथ जैसे कि H2SO4 H3PO4 के साथ 443 केल्विन पे रिएक्ट कराते हैं तो एल्कीन फॉर्म करता है, और अल्कोहल को अगर हम लोग H2SO4 या H3PO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं 413 केल्विन पे तो ईथर बनता है। और जो ईथर बना और एल्कीन बना, एल्कीन SN1 मैकेनिज्म से बनता है और ईथर SN2 मैकेनिज्म से बनता है। तो अगर ईथर हम लोग को बनाना है तो ईथर SN2 मैकेनिज्म से बन रहा है, मतलब 1 डिग्री इसका सबसे ज़्यादा। अल्काइल हलाइड, अगर अल्काइल ग्रुप अगर यहाँ प्राइमरी है तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा ईथर बनने का। इनफैक्ट सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जब उसको ईथर फॉर्म होना रहता है अल्कोहल से तो वो नहीं फॉर्म हो पाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन के बदला एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है और वो एल्कीन फॉर्म कर लेते हैं। और हम लोग ईथर कैसे बना सकते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल to give alkene is also associated with substitution reaction to give ether.
एसिडिक डिहाइड्रेशन अल्कोहल का करते हैं तो एल्कीन देता है और वो फिर एसोसिएट होकर ईथर फॉर्म कर लेता है। अगर हमारा सेकंड है विलियमसन सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही नीट में क्वेश्चन आता है जनरली। विलियमसन सिंथेसिस लेबोरेटरी मेथड है, इसमें सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों ईथर बन सकता है। इसमें अल्काइल हैलाइड को जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ईथर बनता है हमारा ROR- प्लस NaX। तो इसमें ईथर जो बना ROR, इसमें जो अल्काइल ग्रुप है ये सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है, इस मेथड से प्रिपेयर हो सकता है। और ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए SN2 को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसमें जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए। अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा तो बेटर रिजल्ट फॉर्म होगा। इनफैक्ट टर्शियरी अल्काइल हैलाइड अगर हो गया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता है और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है और एल्कीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो अल्कोक्साइड है वो न्यूक्लियोफाइल तो है ही, उसके साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम करता है, इसलिए वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है और वो एलिमिनेशन रिएक्शन दिखा के एल्कीन फॉर्म कर देता है। नेक्स्ट, फिनॉल आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड। विलियम सिंथेसिस मेथड से फिनॉल भी हम लोग ईथर में, फिनॉल को भी हम लोग ईथर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिनॉल पे अगर हम लोग NaOH डालते हैं तो फेनॉक्साइड आयन पहले क्रिएट होता है और उस पर Na+ जुड़ जाता है, फिर RX अगर उस पर ऐड करते हैं तो हमारा ईथर बन जाता है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हेलो एल्केन, ईथर और अल्कोहल में। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होता है, फिर ईथर का होता है, फिर हेलो एल्केन का होता है। और हेलो एल्केन और ईथर का ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होता है। क्यों अल्कोहल का इतना ज़्यादा होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अल्कोहल में, लेकिन ईथर में जो CO बॉन्ड होता है वो पोलर होता है, बट वीक पोलरिटी होता है उसमें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नीट से बहुत यहीं से क्वेश्चन आता है। अब आप देख सकते हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, जैसे ROR है तो HX, इसमें तो दोनों R सेम है, तो इस साइड से टूटे उस R का बॉन्ड या OR का बॉन्ड इस साइड से टूटे सेम है तो RX ROH। फिर ROH को अगर HX से रिएक्ट कराएंगे तो RX प्लस वाटर निकलेगा। अब जैसे एक तरफ बेंजीन है O और फिर एक साइड R है तो HX से रिएक्ट कराएंगे, तो हम लोग को बस इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, इसका सारा क्वेश्चन इससे डील हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आर HX जो है, HX जो हम लोग को एक तरफ X जोड़ना है और एक तरफ H जोड़ना है, तो हैलाइड ग्रुप जो है अगर कहीं भी R ग्रुप टर्शियरी है तो वहाँ हैलाइड ग्रुप जुड़ेगा, ये फिक्स है। ठीक है, अगर कोई भी R ग्रुप टर्शियरी है 3 डिग्री है तो वहाँ X जुड़ जाएगा, और अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है R ग्रुप दोनों साइड, कोई भी 3 डिग्री नहीं है ईथर में, तो उस केस में X वहाँ जुटेगा जहाँ पे R स्मॉल होगा, मतलब छोटा होगा। अब आप पहला केस में यहाँ देखिए, एक तरफ बेंजीन है एक तरफ R है HX, तो यहाँ पे 3 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा इन जनरल, X R के साथ जुट गया, RX प्लस फिनॉल बन गया। और रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी क्या होगा, HI होगा सबसे ज़्यादा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा। कंसनट्रेटेड HI और HBl एट हाई टेम्परेचर पे क्लीवेज देता है। यही केस यहाँ बताया। हाउ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्सरी, द हैलाइड फॉर्म इज टर्सरी हैलाइड, और ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए टर्सरी हैलाइड। कार्बोकैटायन उसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिनॉल के केस में यहाँ पढ़िए, फिनॉल डू नॉट रिएक्ट फर्दर टू गिव हैलाइड, फिनॉल उसके बाद रिएक्ट नहीं करता है हैलाइड बनाने के लिए। क्यों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ फिनॉल कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नीडेड फॉर कन्वर्जन टू हैलाइड। फिनॉल है, अगर उसको हम लोग HX से तोड़ दिए, ऊपर आप देखें यहाँ पे देखिए, यहाँ फिनॉल है, फिनॉल को फिर हम लोग HX से रिएक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप क्या है? OR। ये ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होता है, ये एक्टिवेट करता है एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ऑर्थो और पारा पे इसका निगेटिव चार्ज, निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। अब इसमें हम लोग फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं हेलोजिनेशन, एनिसोल। बेंजीन पे OCH3 को हम लोग एनिसोल बोलते हैं। तो अगर
एनिसोल पे हम लोग Br2 इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो Br ऑर्थो और पारा पे जुड़ जाता है, और Br जो पारा पे जुड़ता है वो मेजर बनता है पारा ब्रोमो एनिसोल, और माइनर बनता है ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। इनफैक्ट पारा आइसोमर जो है वो 90% बनता है और 10% ऑर्थो वाला बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे बहुत क्वेश्चन आता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें एनिसोल को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं CH3Cl के साथ, एनहाइड्रस AlCl3। तो जो भी इसमें CH3Cl है, Cl के अलावा जो भी ग्रुप यहाँ ऐड होगा वो ऑर्थो और पारा पे जाके जुट जाएगा और पारा वाला मेजर होगा। तो यहाँ सी, और इसका रिएजेंट क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, और एक लिविस एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ Cl के अलावा और क्या है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो यहाँ CH3 जुट जाएगा। तो मतलब अल्काइल ग्रुप भी जुट सकता है और वहाँ अगर अराइल ग्रुप है तो वो भी जुट सकता है। कोई भी ग्रुप है Cl के अलावा वो सीधा ऑर्थो और पारा पे जुड़ जाएगा और पारा वाला मेजर हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, CH3COCl है, एनिसोल पे रिएक्ट करवाया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो Cl को छोड़ के CH3COCH3 जुट गया ऑर्थो और पारा पे, पारा वाला मेजर बनेगा हमेशा। नाइट्रेशन क्या होता है, एनिसोल को जब रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 और HNO3 के प्रेजेंस में तो NO2 ग्रुप ऑर्थो और पारा पे ऐड हो जाता है, ऑर्थो और पारा पे ऐड हो जाता है, और पारा पे जब NO2 ऐड होता है तो वो मेजर फॉर्म करता है जो है 4 नाइट्रो एनिसोल, और माइनर बनता है 2 नाइट्रो एनिसोल। और आप हमेशा देख रहे हैं ऑर्थो और पारा पे ही ऐड हो रहा है, मेटा पे नहीं हो रहा है, क्योंकि OCH3 जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है और और एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट कर देता है ऑर्थो और पारा पे, वहाँ इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है ज़्यादा, जिसके कारण ग्रुप ऑर्थो और पारा पे ही जुटता है यहाँ। अब आपका आ गया नीचे ये समरी आप देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए 2 मिनट पॉज करके। नीचे क्वेश्चन है, ये सब आप देख लीजिए। क्वेश्चंस आंसर्स पे टेक्स्ट इसका ये आप देख सकते हो। मैं आपको नीट का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लास्ट ईयर्स का करवा दे रहा हूँ और लास्ट में 10 क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप बनाइएगा। नीट में अल्कोहल फिनॉल ईथर से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आता है। जैसे देखिए अब हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट नीट के क्वेश्चंस को, कुछ लेटेस्ट नीट के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, इसमें जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है हमें उसे देखना है। तो सबसे पहले देखिए, सब में फिनॉल कॉमन है, उस पर फर्स्ट में CH3 ग्रुप जोड़ा गया है। तो एसिडिक कैरेक्टर कब बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेप्टर ग्रुप के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोनर ग्रुप के। तो CH3 क्या है, डोनर ग्रुप है, तो एसिडिक कैरेक्टर को घटा देगा फिनॉल से भी, तो A नहीं होगा, B नहीं होगा। उसी तरह NO2 क्या है, NO2 है एक्सेप्टर, तो NO2 एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। और NO2 फोर्थ केस में देखिए, NO2 और दोनों ऑर्थो और पारा पे जुटा हुआ है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर बहुत बढ़ा देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। और इस फोर्थ का नाम क्या होता है, पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन में लास्टली बना क्या बना, ईथर बना। ईथर कौन से रिएक्शन से बनता है, विलियमसन सिंथेसिस से। सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं उसमें हम लोग रिएजेंट, तो देखिए यहाँ सोडियम प्लस लिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि अल्कोहल तो बन नहीं रहा है, ईथर बन रहा है, इसलिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। रिडक्शन ऑफ फिनॉल क्या बोलते हैं, बेंजीन पे OH को हम लोग फिनॉल बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो ये कौन सा रिएक्शन है, पहले आपको याद रखना होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं राइमर टाइमर रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑर्थो और पारा पोजिशन पे फिनॉल के। इसका आंसर क्या होगा, D। NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ, कौन सा इसमें इसका हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे जो दिया हुआ है मॉलिक्यूल, तो कौन सा इसमें से प्रोडक्ट नहीं होगा। तो पहला केस में आप देखिए, OH जिस पे जुड़ा हुआ है उसके राइट साइड जो कार्बन है, एक लेफ्ट साइड कार्बन है, एक अप कार्बन है। तो अगर हम लोग
अप वाले कार्बन से H रिमूव करेंगे और OH रिमूव करेंगे तो फर्स्ट वाला फिगर बन जाएगा। सेकंड वाला फिगर किसी से भी नहीं बनेगा। थर्ड वाला देखिए आप कैसे बनेगा, OH और राइट वाले कार्बन से अगर H रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड दोनों के बीच में बन जाएगा। फोर्थ वाला बन जाएगा हमारा OH रिमूव करेंगे और लेफ्ट वाले कार्बन से अगर एक H रिमूव करेंगे जो कि साइक्लिक रिंग का होगा, वहाँ से अगर H रिमूव करेंगे तो हमारा फोर्थ वाला बन जाएगा। तो हम हमसे पूछ रहे हैं कि कौन इसमें डिहाइड्रेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो 2 नंबर नहीं बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, among the following ether which one will produce methyl alcohol on treatment with hot concentrated HI। मिथाइल अल्कोहल बनाना है, मतलब हम लोग को CH3OH बनाना है। तो आपको बताए थे कि जब भी 3 डिग्री होगा R ग्रुप कोई भी, तो वहाँ पे क्या होता है, I ग्रुप, वहाँ पे हैलाइड जुड़ जाता है डायरेक्टली। और अगर 3 डिग्री नहीं, 1 डिग्री और 2 डिग्री है अगर दोनों साइड का R, तो हमेशा वहाँ जुटेगा हैलाइड जहाँ पे भी R स्मॉलर होगा। तो फर्स्ट के केस में देखिए आप, कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो इसमें R कहाँ I कहाँ जुटेगा, CH3I, तो फर्स्ट से तो नहीं बन पाया हमारा। सेकंड के केस में देखिए, सेकंड भी 2 डिग्री ही है तो इसमें भी I जुटेगा CH3 के साइड ही, CH3I, और इधर OH जुट जाएगा। थर्ड के केस में देखिए, लेफ्ट साइड वाला जो R ग्रुप है C, उस पर 3 कार्बन है, वो 3 डिग्री है, मतलब उस साइड ही X जुट जाएगा, X यहाँ पे I है, और CH3OH थर्ड के केस में बन जाएगा। और हम लोग को बनाना भी क्या था, मिथाइल अल्कोहल, तो थर्ड के केस में मिथाइल अल्कोहल बन गया CH3OH। फोर्थ में भी नहीं बनेगा, आप उसी तरह चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन, ये दिया हुआ है, इसको HI के साथ रिएक्ट कराएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। तो आपको देखिए O के दोनों साइड जो R ग्रुप है वो सबसे पहले आपको देख लेना है। वो अगर 3 डिग्री है तो सीधा वहाँ पे X ग्रुप जुट जाएगा, मतलब हैलाइड जुट जाएगा। यहाँ पे आयोडाइड है तो आयोडाइड जुट जाएगा। और अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री ही है तो हम लोग को वहाँ पे हैलाइड को जोड़ना है जहाँ पे वो R ग्रुप छोटा होगा। तो इसमें देखिए O के दोनों साइड जो है CH2 कोई भी 3 डिग्री नहीं है, तो राइट साइड जो है वो CH2 है, वो छोटा ग्रुप है, तो उधर हम लोग I को जोड़ देंगे। तो ऐसा कहाँ जुटा हुआ है, फोर्थ में है, देखिए CH3 और इधर CH3 कार्बन, उस पर CH3 फिर CH2OH, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज इन दिस रिएक्शन। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, सारा इसका बन जाएगा। तो इसमें देखिए O के एक साइड जो कार्बन है, लेफ्ट साइड वो CH3 और राइट साइड CH3 होल ट्वाइस है, मतलब कि 2 डिग्री है, और लेफ्ट साइड 1 डिग्री है, तो यहाँ पे 3 डिग्री तो है नहीं, तो फिर क्या होगा, छोटा वाला CH3 के साथ I जुड़ जाएगा, तो CH3I एक ही में हमारा D में, तो आंसर हो जाएगा D। तो इतना क्वेश्चन हुआ आपका नीट का और भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको इसके बाद डाल दे रहा हूँ, आप बनाइएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई तो आप मुझसे इंस्टा पे उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसके बाद मैं 5-10 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड मैं सारा यहीं पे अभी आगे डाल दे रहा हूँ, बना के नीचे कमेंट में आंसर बता सकते हैं, और प्रॉब्लम आएंगी तो आप मुझसे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं। और अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टा ID है उत्कर्ष6129। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, among the following set of reactor which one produce anisole। anisole कौन प्रोड्यूस करेगा, anisole किसको बोलते हैं, बेंजीन पे OCH3 को anisole बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, यस या नो, बस आपको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए कौन सा इनमें से हैलाइड कंपोनेंट की तरह यूज हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर को हम लोग एनिसोल कहते हैं, बेंजीन पे OCH3 विथ HI प्रोड्यूस, ABCD में से क्या प्रोड्यूस करेगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि हमारा जो भी वीडियोस अपलोड हो आप तक तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सीक्रेट्स ऑफ केमिस्ट्री। हैव अ नाइस डे।